जय हिंद मित्रों। जैसे कि हम लोग उपन्यास महाभोज लेकर चल रहे हैं। उपन्यास महाभोज आपने देखा कि जिसका पिछला अंक था उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार विशु की मृत्यु को राजनीतिक समीकरण में बांध दिया गया है। और उसमें भी आप देख रहे हैं कि जो लखन है जो कि प्रतिद्वंदिता में खड़ा हो रहा है और सामने शुक्ल बाबू जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके एक तरीके से प्रतिस्पर्धी के तौर पे खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि गांव में ऐसा हुआ है कि जैसे विशु की मृत्यु हुई है तो एक अलग ही एंगल पे सब चीज़ें चल रही हैं और लखन इस चीज़ से बहुत नाराज़ है क्योंकि आप देखते कहीं ना कहीं कि जोरावर जो था तो ये लगा कि वो उसको लगा कि ये सब जोरावर की ही करनी है, क्योंकि जोरावर को ये लगता था कि जो उच्च जाति वाले हैं एक समय था हमारी जाति इनको नीचे रखती थी, आज ये हमारी जाति से ऊपर होकर हमसे कैसे बात कर सकते हैं। ये उसको बिल्कुल नागवार गुजरता था और ये चीज़ें बिल्कुल लखन को समझ में आ गई थी। और इस समय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दा साहब और उनकी पत्नी है जमुना बहन, वो उन्हें समझाती हैं। लखन बहुत नाराज़ होता है, जोरावर उनसे मिलने आते हैं और सभी की बातचीत होती है कि आगे चुनाव कैसे किया जाए। चुनाव के लिए अब एक ये भी है कि अब उस गांव में ऐसी घटना हुई है और राजनीतिक समीकरण ऐसे बन रहे कि महीने भर में वहाँ चुनाव है, तो अगर जाएंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे तो वो चीज़ें बनेगी नहीं। तो ये पूरी तैयारी होती है और लास्ट में आप देखते हैं कि दा साहब जाने लगते हैं और रुककर पीछे मुड़ते हैं और उनसे क्या नाम है लखन से पूछते हैं कि भाई गीता वगैरह पढ़ा करो, है ना, इतना ज़्यादा चित्त तुम्हारा शांत नहीं रहता, उसको शांत रखने की ज़रूरत है। और ख़ासकर ये भी कहते हैं कि अगर मेरे साथ राजनीति में उतरना तो जिस तरीके से मैं रहता हूँ तुम्हें वैसे रहना चाहिए। तो ये पूरी तैयारी होती है और ये बोलते हैं कि अब नेक्स्ट डे वहाँ पे उस गांव में आने वाले हैं। इतना कह के ये चीज़ समाप्त होता है। नेक्स्ट अंक में ये होता है कि अभी रुकमा है, रुकमा यही है जो विशु के मृत्यु थे, विशु जो जिनकी मृत्यु हुई थी उनके मित्र थे, यानी विशु को एक तरीके से माना जाता था हरिजनों का नेता, उसको मार दिया गया है। बिंदा जो है उसका साथी इस तरीके से मान के चलिए को पूरी तरीके से उसके दृढ़ संकल्पित करके अपने आप को बैठा हुआ कि मैं तो बदले की बात जो हुआ है विशु के साथ मुझे पता है उसके साथ क्या हुआ, वो उसका स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुआ है। तो तमतमाया हुआ है पूरा उसके अंदर है कि विशु का जो अधूरा काम था वो अधूरा काम मैं पूरा करूँगा और उनकी पत्नी उनको समझा रही हैं। अब वो क्या रहा है कि विशु का अधूरा काम तो अब मैं पूरा करूँगा, ऐसा वो संकल्प लेके तमतमाता हुआ आता हुआ है। रुकमा बिंदा का हाथ पकड़ती है, याचना करती है कि अब भुलाए दो विशु दादा की बातन को, नामो न लियो उनका, हम तो कही थे कि ई गाँव ही छोड़ दो, हमका नहीं रहे के यहाँ। आवाज़ भर्रा जाती है, सांस लेकर दुबर हुई गवाह है। तो उसने कहा कि देखिए इतना ज़्यादा उठा पटक मचा है गांव में, तो उनकी पत्नी कहती है अब एक तो विशु को हम नहीं बचा पाए और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भी हम नहीं कुछ कह सकते। उसको बहुत डर लग रहा है तो वो उसको समझा रही है कि क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों में पढ़ने की। विंदा कह रहा है कि देख रहे हो, मतलब विंदा उनसे कहता है महेश बाबू जो कि उस गांव में एक रिसर्च के तौर पे स्कॉलर के तौर पे आए थे, वो कुछ दिन से उस गांव में रह रहे थे तो एक अलग से जुड़ा हो गया था। वो उनसे कह रहे हैं कि देख रहे हो महेश बाबू इस औरत की, जिस दिन झोपड़ियों में आग लगी ना तो आपने एक इवेंट देखा था कि कैसे गांव में जला दिए गए थे झोपड़ियों से, और कुछ दिन विधानसभा में चुनाव के चक्कर में उठा मामला लेकिन वो तूल नहीं पकड़ा, यानी उनकी जान की कीमत थोड़ी भी नहीं है। ये बात अभी तक वो चीज़ है कि विशु को नहीं था, वो हरिजन का नेता बनकर लोगों के कम से कम ये होता था कि मुद्दों को उठाता या लोगों का सुरक्षा कवच बन के था गाँव में, लेकिन अभी ये इनको रास्ते से हटा दिए। रुकमा क्योंकि पत्नी है उससे भी डर है कि कहीं ना कहीं विंदा इन सारी चीज़ों में फंस जाएगा तो हमें तो न्याय मिलने से रहा। लेकिन वो कहते देखो महेश बाबू, अभी जब एक समय था कि हमारी झोपड़ियों में आग लगी थी उस दिन इसका गुस्सा देखते 2 दिन तक तो मुंह में इसने अन्न तक नहीं डाला था, लड़ती रहती थी कि हमके की आकाश पताल छान के हमारे हत्यारे को काहे नहीं पकड़ लाते। विशु से ज़्यादा तो ये हमारे पीछे पड़ी रही कि उन परमाणु को लेकर हम विशु के साथ दिल्ली काहे नहीं चले जाते, काहे खेती बाड़ी और गृहस्थी करके घर में बैठे रहते हैं। तो रुकमा बोली अब जो बोली तो मार जूता की ओर, क्योंकि उसने कहा कि मेरा लड़ते लड़ते जी थक गया है कि मैं कुछ नहीं तुमको बोलने वाली हूँ, अब कुछ नहीं बोलूँगी, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तुम अपन खेती ही करो, ठीक है। तो महेश कहते हैं रुकमा शायद ठीक ही कह रही है बिंदा, जैसे हालात ही रहे हैं उन्हें देखकर तो तुम्हें बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए, सिर्फ आवेश में किया हुआ काम तो। विंदा कहती है, विंदा जो होता है बात काट कर कहता है सोचने समझने का टाइम कहाँ धरा है,
महेश बाबू, ये कोई तुम्हारा थीसिस लिखने का समय नहीं। थीसिस यानी वो एक तरीके से स्कॉलर था ना, तो वो थीसिस लिखने, गांव की समस्याओं वगैरह पे थीसिस लिखने आया था। तो उन्होंने कहा देखो ये कोई थीसिस लिखने का तो थोड़े ही समय है, जो महीने में पाए या लगाए जाओ। ये काम तो उन्होंने बताया कि ये काम तो अभी होना है। पीछे से नारों की आवाज़ आती, इतने में ही हल्ला सुन रहे हो, विशु के नाम के नारे खूब उछलने लगे। पर देखना, विशु की मौत और आगजनी सबके दब के रह जाएगा चुनाव की ये हुड़दंग में, गुस्से से। लेकिन अब बिंदा दबने नहीं देगा, विशु का हत्यारा अब बच नहीं सकेगा हमारे हाथ से, ऐसा वो कहता है। रुक्मा कहती तुम चुप रहो, तुमका हमार सिर का कसम जो परपंच में इन सब में पड़े। अरे जाए वाला तो चला गया, पर हम तो अभी जिंदा हैं। बिंदा छटक कर अलग कर देता है। चुप कर, रुक्मा रोने लगती है। महेश कहता है जरा धीरे से काम लो बिंदा, विशु जैसे आदमी की मौत के बाद ये हंगामा, तुम्हारा गुस्सा और दुख मैं सब समझता हूँ। मेरा तो थोड़े ही दिनों का परिचय था विशु के साथ, मैं तो सोच भी नहीं सकता थी गांव में किसी ऐसे आदमी से मुलाकात होगी। मुझे भी कितना दुख है उसकी मौत का, उस हादसे को तो मैं भूल ही नहीं सकता, वो भी कहता है। तो विंदा व्यंग से कहता है सिर्फ दुख है, मतलब उनको कहते हैं सिर्फ दुख है ना आपको, तुम तो जवान आदमी हो, सुना नहीं खौला है तुम्हारा खून। महेश कहता है बिंदा के पास आकर उसे समझाते हुए, खून खौले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं हम। तुम गुस्से में आकर किसी को मार भी आए तो क्या उससे समस्या हल हो जाएगी? जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता बिंदा, जब तक हमारी व्यवस्था में जाति भेद है। देखिए तो ये समस्या बताते हैं कि मेन समस्या पे आओ, जब तक ये जाति भेद है और अमीर गरीब की खाई है, तब तक तो तुम वैसे भी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते। कहता है बिंदा से, बिंदा झिड़क देती है, बिंदा जो झिड़क देता कहता है कि छोड़ो ये किताबी बातें, मतलब वो किताबी बातें के स्कॉलर के तौर पे आया था, तो उससे बोला कि तुम छोड़ो ये सब किताबी बातें, ज़रा बताओ कि कौन मिटाएगा मेरी गरीबी का ये भेद। तुम तो 1.5 महीने से यहाँ साइकिल पे घूम घूम कर और किताबें पढ़ पढ़ के गांव जान रहे हो ना, थीसिस लिखोगे, गांव पे थीसिस लिखने आए हो, ऐसे जाना जाता है गांव? अरे गांव जानना है ना तो जुड़ा, उन्होंने कहा कि गांव ही जाना ना, तो ज़रा जुड़ो यहाँ के लोगों से, शामिल हो उनके दुख दर्द में। लिखी कि सरकारी रेट पे मजूरी गागने भर से जिंदा आदमियों को भून के राख बना देते हैं, और जब इस जुल्म के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मार दिया उसे। गुस्से से चेहरा तमतमा जाता है और आवाज़ उसकी कांपने लगती है। कुत्ते की मौत, लिखो ये बात थीसिस में। तो उसने कहा कि देखो जब तुम्हें लिखनी है तो यहाँ के लोगों से जुड़ो, यहाँ की समस्याओं में इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, और अपनी जो थीसिस लिख रहे हो ना उसमें लिखो कि इतनी समस्याएं हैं, और उसको थीसिस में लिख के अपने छपवाओ। तो उसने कहा कि देखो इससे तुम्हारा क्या हो कि दुनिया जाने कि हम कैसे कैसे जुल्म सह रहे हैं गाँव वालन के साथ। महज चुप शहर, उसके चेहरे पर परेशानी का भाव, मानो बिंदा की बातों ने भीतर तक उसे कचोड़ दिया हो। तो उसने कहा हो गए चुप, अरे तुम थीसिस लिख रहे हो ना, नौकरी पाने के लिए लिख रहे हो, बड़ा ओहदा पाने के लिए लिख रहे हो, गरीबों की चिंता है, ये कैसे है? तो उसने कहा कि ये है जो तुम लिखने थीसिस आए हो, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं करो, तुम बड़े आदमी बनने के लिए थीसिस लिख रहे हो, तुम्हारा काम होगा, तुम चलते बनोगे, तुम यहाँ के लोगों से जुड़े थोड़ी हो। तो इतने में जो सामने वाला स्कॉलर आया होता वो कहता नहीं ये बात नहीं है बिंदा, बात दरअसल ये है कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम गांव की। तो उसने कहा कि हम ऐसे मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि हम स्टडी के उस दौर में हैं। विंदा उस पर व्यंग्य करता है, इजाज़त? अरे इजाज़त किसे होती है सच्चाई जानने की? विशु को थी, हमको है, लेकिन जाननी नहीं चाहिए क्या? तो रुक्मा कहती है हाँ नहीं जाननी चाहिए, जान के हम कर क्या लेंगे? विशु दादा ने क्या कर लिया? कठिन जुल्म जिम्माती हट गई, गरीबन या राजपाट मिल गई, क्या मिल गई? अब देखिए ये दृश्य आपको देख के लगेगा ये मृत जो विशु के दुखी उनके पिताजी हैं, ये हीरा है, ये हीरा की कंडीशन दिखाया गया है इसमें कि ये उनके पिता की कंडीशन अभी कैसी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दास साहब हैं, मरुआ की स्थिति पर डालती हुई जमुना बहन पीछे खड़ी हैं। और इसी अलावा अब देखिए कि जोरावर जो अपने को बहुत धनाढ़ समझता है ना, ऐसी स्थिति में वो जोरावर की कंडीशन को उसमें दिखाया गया है, बयां किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बिंदा संभालते हुए मैं से बातचीत उसकी चलती है, पीछे खड़ी डेहरी सहमी उनकी पत्नी है, और आप देख रहे हैं कि जो है यहाँ भी डेहरी सहमी रुक्मा खड़ी है भाषण देते हुए। सुकुल बाबू भी जीतने से पीछे नहीं हटने वाले, तो वो भी गांव में आके कि किस तरीके से जीतने का मौका मिल जाए तो उसके लिए वो भी आके गांव में डटे। दत्ता साहब भवानी नरोत्तम के साथ वो भी अपने उसमें पेपर में निकलवाने के चक्कर में कि किस तरीके से उनका पेपर बहुत हाईलाइट हो गया। दास साहब का भाषण समाप्त होने पर जोरावर
मतलब जोरावर थे तो जोरावर को संभालना था सारा। ये सभी जगह के कैप्चरिंग दे दी गई कि फ़ोटो तहकीकात के लिए आए हुए जो एमसी सक्सेना है थानेदार खड़े हैं। और देखिए बिंदा का बयान लेते हुए एमपी सक्सेना का ये करके दिखाया गया। तो ये एक गवाह, हाँ उनकी ज़िंदगी ज़रूर मिटी गई है पर हम तुमको वो रास्ते पे नहीं जाने देंगे, ऐसा वो बार बार बिंदा का कहना होता है। विंदा का नहीं, रुकमा उनकी पत्नी। विंदा कहते हैं, विंदा जो कहता है विशु का मित्र जो होता है वो कहता है देखो तुम कौन हो, तू कौन है हमका रोकने वाली। पीछे से नारों की आवाज़ तेज हो जाती है। बिंदा उसी दिशा में 2 कदम बढ़कर फटकारते हुए चुप करो हरामजादो, ऐसा बोलती है वो गुस्से में। जीते जी तो वही का चैन नहीं लिए दिए, अब वो की मौत सुनावे आए हो, गिद्धन की नाई नोच रहे हो वो की लहास को। तो देखिए आपने देखा कि विशु की मृत्यु को किस तरीके से है ना, ये एक भोज ही है कि किसी मृत्यु को आप चील कौओं की बात इसको नोच नोच के खा रहे हो। कब? एक तो आपने राजनीतिक समीकरण या राजनीति को चमकाने के लिए, एक तरीके से राजनीति में आने के लिए पहले तो आप लोगों ने उसके पोस्टमार्टम की बात की, वहाँ पे उसके पिता माता की किसी की बात नहीं वहाँ पे ले गए। फिर आप लगातार उसका नाम बारंबार पुकार कर रहे हो। कब? सिर्फ 1 माह तक, जब तक इलेक्शन होने वाला तब तक, इसके बाद नहीं। तो जो कहना, जो स्वाभाविक प्रक्रिया रुकमा की निकल रही है वो भी गलत नहीं है कि तुम लोग उसको जीते जी नहीं छोड़े, मरते भी नहीं छोड़ रहे हो। महज विंदा को पकड़कर यहाँ मत चिल्लाओ इस तरह, घर चलो। वो पकड़कर घसीटने लगता है। रुकमा भी भयभीत से उसे पकड़ लेते हैं। बिंदा तो बिंदा जो है वो कहता है कि तुम हो डरत हो, जाने कौन जहर घुला हुआ है यहाँ की हवा में कि आदमी क्या है, मिट्टी का लोदा बन के रह जा रहा है। नारे लगाते हुए कार्यकर्ता मंच पर आ जाते हैं क्योंकि अब पता वो लोग आ रहे हैं, अगर ये बिंदा ऐसे चिल्लाएगा तो पता लगा उसको जेल में उठा के डाल देंगे। और चुनाव प्रचार के लिए सुकुल बाबू को आना था, दत्ता साहब को आना था गांव में। तो नारे लगाते हुए कार्यकर्ता मंच पर आ जाते हैं। बिंदा झटक कर उधर पड़ता है। महेश और रुकमा पकड़ लेते हैं अपने को छुड़ाते हुए। बिंदा कहते हैं अरे बिशु मरी गवा ऊका मारे रहन दे। तो बिंदा ऐसा बोलता है कि अरे बिशु मरी गवा ऊको मरे रहन दे। महेश खींचते हुए चलो यहाँ से, यहाँ मत बोलो। बिंदा और भी गाली देता है। महेश जो होता है वो बिंदा के मुंह पर हाथ रखकर खींचता हुआ बाहर ले जाता है। उसको लगता है कि अभी ये बोल रहा है, इनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। रुकमा भी जल्दी से अपनी टोकरी उठाकर डरी सहमी निकल जाती है। जुलूस के लोग आश्चर्य से इन लोगों को देखते हैं, फिर उसी खिलवाड़ भाव से नारे लगाने लगते हैं। कार्यकर्ता विशु की हत्या, सब जुल्म है जुल्म है। कार्यकर्ता विशु की मौत का सब जवाब चाहिए, ऐसा वो लोग मतलब हड़कंप पंचाते। मंच का एक चक्कर लगाकर बीच में खड़े हो जाते। एक कार्यकर्ता भोंपू से घोषणा करता। कार्यकर्ता कहता है हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त सुकुल बाबू आप लोगों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, लाइए मतलब उन्होंने आइए सुकुल बाबू की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बिशु की मौत का जवाब मांगिए। सुकुल बाबू, अब देखिए यहाँ पे कैसे आए हैं ये लोग अपना तमाशा लेके। सब जिंदाबाद करते हैं, कार्यकर्ता हरिजन भाई करते हैं, फिर सब जिंदाबाद करते हैं। गांव वाले तमाशबीनों की तरह इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। तभी नारों की आवाज़ को मतलब आवाज़ जो थी उसको ढाकता हुआ दास साहब के कार्यकर्ता। अब देखिए यहाँ पे आमने सामने का हो गया ना, एक तरफ तो सुकुल बाबू के लोग कार्यकर्ता वो सब आ गए हैं, सामने दास साहब भी हो गए हैं, और इधर से लखन खड़े हुए रहे, इधर से सुकुल बाबू खुद ही खड़े हो रहे हैं। सामने दोनों प्रतिद्वंदी खड़े हो गए। अब इधर से और इधर से दोनों तरफ यानी गांव वाले खड़े हैं, तभी सामने वाले से उधर सुकुल बाबू की तरफ से लग रहा है। तो इसी में दास साहब के कार्यकर्ताओं का जुलूस आने लगता। आगे आगे डोंडी पीटता हुआ एक कार्यकर्ता सबके हाथ में घरेलू उद्योग योजना का पोस्टर, वो घरेलू उद्योग जो उनका योजना था उसका पोस्टर लेके घूमता है दास साहब का। तो दास साहब कहते हैं अपनी गरीबी से खुद लड़के घरेलू उद्योग योजना का फार्म कार्यकर्ता भरिए। भाइयों, सरकार अब आपको गरीब नहीं रहने देगी। खाली समय में आप लोग घर में ही कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं। रोजगार के लिए पैसा सब कहते तो कहते हैं सरकार देगी। कार्यकर्ता काम सिखाने के लिए आदमी सब सरकार भेजेगी। कार्यकर्ता बनाया हुआ माल सब सरकार बेचेगी। सब लोग मिलकर काम और पैसा सरकार का पर मुनाफा आपका। कार्यकर्ता आइए फार्म भरिए, अपनी गरीबी से खुद लड़िए। दास साहब के राज में अब कोई गरीब नहीं रहेगा। सुकुल बाबू के कार्यकर्ता के पास से भीड़ धीरे धीरे इधर आ जाती है। अब कोई आप पर जोर जुल्म नहीं कर सकेगा। सुकुल बाबू के जो कार्यकर्ता हैं वो भाषण देने के लिए बनाए मंच पर चढ़कर माइक से बोलते हैं, सुकुल बाबू आइए, सुकुल बाबू की आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। उनके कार्यकर्ता हाथ मजबूत बने, सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरजन भाई जिंदाबाद। एक ओर से सुकुल बाबू और काशी का प्रवेश
मतलब उधर से होता है कि मंच पे अब साझा करने के लिए शुक्ल बाबू को बुलाया जाता है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इधर की भीड़ लगी हुई है, तो एक ओर से शुक्ल बाबू और काशी का प्रवेश, साथ में शुक्ल बाबू जिंदाबाद के नारे लगते हैं। थानेदार और एक लठैत भीड़ को नियंत्रित कर रहा है। शुक्ल बाबू सीधे मंच पर चढ़कर सबको नमस्कार करते हैं। सारी भीड़ धीरे धीरे गांव के सामने बैठ जाती है। एक तरफ थानेदार तो दूसरी तरफ लठैत सबको काबू में रखे हुए काशी माइक पर हाथ लेके, काशी भाइयों शांत हो जाइए और जिसको जहाँ जगह मिल बैठे वो अपने प्यार से मतलब वहाँ पे बैठ जाइए, ऐसा करके शुक्ल बाबू माइक पर आते हैं। शुक्ल बाबू, प्यारे दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज यहाँ आया हूँ। दुख तो आप पर पहले भी पड़ा था और इससे ज़्यादा भी बड़ा था, लेकिन मैं तब नहीं आया था। तो शुक्ल बाबू कह रहे हैं कि दुख तो आप पे पहले, वो जो आगजनी वाली घटना थी उसके बारे में, कि दुख तो तब भी था लेकिन मैं उस समय नहीं आया था और इससे ज़्यादा था। ये मत समझिए कि उस दुख ने मुझे हिलाया नहीं था, भीतर तक हिला दिया था, लेकिन भरोसा था मुझे कि इस न्यायप्रिय सरकार के, कौन से न्यायप्रिय सरकार, यानी दास साहब का सरकार, उनके राज्य में जिसने बड़े बड़े वायदे किए थे, आपसे बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाई थी, आपको कम से कम अत्याचारी को उसकी जुल्म की सज़ा तो ज़रूर देते। इतने बेगुनाहों की इतनी बेरहमी से मारने वाला बच नहीं सकेगा पुलिस के चुगल से। आखिर कानून और पुलिस है किस मर्ज की दवा। लेकिन ताजुब सज़ा तो दूर, किसी की तरफ उंगली तक ना उठाई गई। बड़ी सफाई से केस को दबा दिया गया, सारा मामला दबा दिया गया, लेकिन फिर भी मैं खून की घूंट पीकर रह गया। उसी में से भीड़ में से एक बंदा निकलता है तो कहता है, का बताई हमार दुख भुला कोई नहीं जानत, हमारा कोई नहीं है। तो उसने कहा कि हमारा दुख वैसे कोई जानता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो लठैत कहता है, चुप कर बैठो। जो लठैत होता है साथ में शुक्ल बाबू का इधर उधर करने, वो कहता कि चलो चुप करो, बैठो। शुक्ल बाबू, लेकिन विशु की हत्या के बाद चुप रहना संभव नहीं है। क्या गुनाह था विशु का? यही ना कि वो असली मुजरिम को पकड़वाना चाहता था, न्याय चाहता था, पर न्याय के बदले में मिली उसे मौत, क्षणिक विराम। ये मौत कुछ हरिजनों की या विशु की नहीं है, ये आपकी जिंदा रहने की हक की मौत है। अब इनको ये बता रहे हैं कि ये मौत किसी और की नहीं है, बल्कि जिंदा रहने की हक की मौत है। ये मत समझिए कि मैं आपको यहाँ हक दिलवाने आया हूँ, नहीं, उसे तो आपको खुद लेना है। मेरे पास है ही क्या। क्षणिक विराम लेते हैं। गांधी जी ने क्या किया था? सदियों की गुलामी और शोषण से मुर्दा हो गए लोगों को देने के लिए उन्होंने क्या किया था? उस लाठी और लंगोटी वाले फ़कीर के पास था ही क्या? उसने तो बस लोगों के टूटे हुए हौसलों को जोड़ा था, सोई हुई ताकत को जगाया था, बिखरे हुए लोगों को संगठित किया था और आज अंग्रेजी राज का तख्ता पलट कर दिया। इसी तरह आज यदि जनता अपनी पूरी ताकत के साथ उठती है तो कोई नहीं टिक सकता उसके सामने। इन मुट्ठी भर खेत मालिकों का तो औकात ही क्या होता है। इतने पे लठैत जो है, लठैत खड़ा होता है, अरे पिछले चुनाव में जौन तुम्हार तख्ता पलट रहे ना, इतनी जल्दी तुम भूल गए ससुरा। तो ये लठैत एक्चुअली जो जोरावर था उसके साथ था। तो और ये पूरी पार्टी जो थी शुक्ल बाबू की तरफ नहीं थी, बल्कि उनकी तरफ थी। ये तो विरोधी पार्टी इनके लिए हुए, सामने वाली पार्टी दास साहब की है। तो शुक्ल बाबू कहते हैं कि देखो भाई, भूले नहीं होंगे आपकी, मैंने गरीब भाइयों के कर्जे माफ़ करवाए थे। तो इन्होंने बताया, देखो भाई, हमने तो कर्जे माफ़ करवाए थे, आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी और बदले में गांव के अमीर किसानों और साहूकारों को दुश्मनी उनकी मोल ली। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी इस दुश्मनी की, पर मुझे इसका बिल्कुल मलाल नहीं है। संतोष है कि आपके लिए मैंने कुछ किया। तो आज दास साहब यानी जो वर्तमान मंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री, आज दास साहब अपने जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए घरेलू उद्योग योजना आपके बीच ला रहे हैं, उसके टुकड़े फेंक रहे हैं, आपके पैरों में ही आपको खरीदा जा रहा है। दास साहब का कार्यकर्ता नारे लगाकर विरोध करता है, उतने में बीच में वो भी कार्यकर्ता भी टूट पड़ता है। पर अब हम इस भुलावे में नहीं आएंगे। 27 तारीख को हम सब मिलकर चलेंगे और जवाब मांगेंगे दास साहब से। हमें आगजनी का असली मुजरिम चाहिए, विशु का हत्यारा चाहिए हमको। केवल सरोहा के ही नहीं, पूरे प्रांत के हरिजन और खेत मजदूर चलेंगे मेरे साथ। कोई भी घर नहीं बैठेगा उस दिन। कानून हमें न्याय नहीं दे सकता तो हम अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। दास साहब के कार्यकर्ता लठैत एवं शुक्ल बाबू के लोगों में झगड़ा हो जाता है। अब इतने में हुआ कि दोनों पार्टी के दास साहब के कार्यकर्ता हैं एक तरफ,
दास साहब के कार्यकर्ता लठैत एवं सुकुल बाबू के लोगों में झगड़ा हो जाता है। दास साहब और सुकुल बाबू के कार्यकर्ताओं में हाथापाई और मार हो जाता है। थानेदार और लठैत डंडे मार मार कर भीड़ को तितर बितर कर देते हैं और झगड़े, चीख पुकार और भगदड़ में दृश्य समाप्त हो जाता है। अब अगला देखिए कि 5वां दृश्य की शुरुआत होती है। दास साहब का कमरा है। पांडे जी, दास साहब और अप्पा साहब बैठे हैं। अप्पा साहब कहते हैं कि हाँ सुना मैंने भी है कि सुकुल बाबू की मीटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ दंगा फसाद भी हो गया, लेकिन आसपास के गांव का दौरा करके कल रात ही लौटा हूँ। क्षणिक विराम। सुकुल बाबू की रैली की तैयारियां तो बड़ी धूमधाम से हो रही थी। फिर से सुकुल बाबू के लिए लोगों का उत्साह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ी चिंता भी हुई। पांडे जी, 2 समय का खाना और 5 रुपये प्रति व्यक्ति तय हुआ था। बच्चों तक के लिए 2-2 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा था। उत्साह उसी को लेकर है। लोगों का क्या साहब, एक दिन मजदूरी नहीं की, पूरे कुनबे मौज कर लिए। दास साहब क्षोभ के साथ, किस घटिया स्तर पर उधर आई है राजनीति। किराए की रैलियां तो सुकुल बाबू ने अपने पिछले चुनाव में भी बहुत करवाई थी, पर हुआ क्या। अप्पा साहब, लेकिन उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर नहीं लगता आपको। तब लोगों में हमारे लिए बड़ा जोश था, उत्साह था, लेकिन आज नहीं है। अगर सच्चाई को नज़रअंदाज ना करें तो मानना होगा कि लोगों में काफ़ी निराशा है, असंतोष, और विरोधी पार्टी तो इस स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाएगी ही उठाएगी। दास साहब, विरोधी पार्टी फ़ायदा उठाए ये तो समझ में आता है, उसके लिए आदमी तैयार भी रहता है, लेकिन अगर अपने ही लोग, क्षणिक विराम के साथ, कि विशु की मौत का एक निहायत ही मामूली सी घटना को लेकर 2 रात तक बड़ी उखाड़ पछाड़ वाली मीटिंग होती रही लोचन के घर, मंत्रिमंडल गिराने तक की बात उठी। आप ही बताइए, इस महत्वपूर्ण चुनाव के मौके पर अपने ही लोगों का ये रवैया कहाँ तक सही है। जरूरी नहीं कि इस समय सारी पार्टी एकजुट होकर काम करे। अप्पा साहब परेशानी से, जानता हूँ लोचन को कितना समझाता भी रहता हूँ, लेकिन जब उसके भी अपने तर्क हैं। दुर्भाग्यवश इधर कुछ ऐसी स्थितियाँ उभर कर सामने आ रही जिससे लगता है कि जिसे हम खेत मालिकों को प्रश्रय दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। लोचन की शिकायत ही ये है कि क्या यही थे हमारी पार्टी के उद्देश्य। तो अब इनकी पार्टी में जैसे बगावत जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो अभी ये लोग आपस में विचार मंथन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जो लोचन है उसके भी तर्क हैं। उसको लग रहा है कि हमारी पार्टी जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। अब बताइए कि क्या हमारी पार्टी जो बनी थी, यानी सुकुल बाबू दास साहब की, क्या इस पार्टी के यही उद्देश्य थे कि वो जातिवाद को बढ़ावा देगी, ऐसा कुछ था। तो दास साहब कहते हैं आवेशहीन ठंडे स्वर में, उद्देश्य तो शायद ये भी नहीं थे कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और हित को पार्टी की एकता और हित से ऊपर रखेंगे। अगर सचमुच कोई शिकायत थी तो चुनाव के बाद बैठकर हम बात कर सकते थे, लेकिन ऐन इस मौके पर इन बातों को उठाने का मतलब मैं नहीं समझा। बहुत साफ बात है कि अनुचित दबाव डालकर वो सौदा करना चाहता है। अप्पा साहब, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं दास साहब। लोचन के मन में स्वार्थ की बात इतनी नहीं है। वह तो दास साहब अपना भाव बढ़ाने के लिए विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। अभी गृह विभाग सौंप दूँ तो लोचन के हाथ में तो सारे विरोध शांत हो जाएंगे वो। अप्पा साहब, देखिए दास साहब, मैंने तो आपको तभी कहा था कि गृह विभाग आपने हाथ में रखकर आप कुछ लोगों को नाराज़गी मोल ले रहे हैं। 2-3 लोगों की नज़र भी लगी हुई है गृह विभाग पर, लेकिन लोचन उन लोगों में से नहीं है। गरीब तबके के लिए सचमुच उनके मन में बहुत तड़प है। दास साहब हल्के व्यंग के साथ, वित्त मंत्री चौधरी भी तो साथी हैं लोचन के, दाएं हाथी बने हुए हैं आजकल, तो उनके मन में भी बहुत तड़प होगी इस तबके, और इसलिए शायद घरेलू उद्योग योजना के लिए पैसा देने में उन्हें आपत्ति हो रही थी। अप्पा साहब, चौधरी तो लखन को खड़ा करने से नाराज़ है। आपका विशेष आग्रह था इसलिए मैं तो खैर मान गया, पर उन्होंने बताया कि पर कई लोग ऐसे हैं जिनकी मैंने शिकायत सुनी है कि सुकुल बाबू के मुकाबले हमारी पार्टी की तरफ से भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खड़ा करना था, जिसका कोई राजनीतिक कैरियर रहा हो, कोई स्टैंडिंग हो। दास साहब कहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण आदमी शायद चौधरी का अपना आदमी था। क्षणिक विराम देते हैं। लखन तो ईमानदार तो है, उसमें निष्ठा तो है, इन राजनीतिक कैरियर स्टैंडिंग वालों में देखने को भी नहीं मिलती है आजकल। ये इन 10 महीनों में जो आचरण देखा है ना, जैसी लिप्सा देखी, पदलोलुपता देखी,
और वो क्षोभ और वितृष्णा के साथ कहते हैं। और दास साहब की बातों में बहुत स्पष्ट था। लखन के अंदर आपने देखा होगा कि जोरावर की तरीके से नहीं कि वो अपनी जाति को उच्च दिखा रहा है, या वो मनोभाव उसके अंदर नहीं है, तो जोरावर से उसकी खटपट हो जाती है। ये कि उस चीज़ को नियंत्रण में नहीं ला पाता है लखन, और उसकी नाराज़गी दिखती है वो चीज़ें, और इसकी ही पार्टी के लोगों को लखन पसंद नहीं है। अब अप्पा साहब कहते हैं, आप सोचते हैं मुझे कम तकलीफ़ है इन बातों की, लेकिन जहाँ 10 लोग हैं तो निश्चित समझिए कि उनके 10 तरह के मन होंगे, 10 तरह की उनकी आकांक्षाएं होंगी, 10 तरह के असंतोष भी जाहिर सी बात होंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना है, मजबूरी है ये हमारी। उन सबकी सहमति और संतोष में ही अस्तित्व है हमारा। इसलिए कहता हूँ दास साहब कि जहाँ तक संभव हो हम अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट करने के प्रयास करें दास साहब, लेकिन संतोष यदि सौदेबाजी पर टिका हो तो आपको दास साहब की बात भी एकदम सही है कि अगर एक पार्टी को बचाने के लिए हम सौदेबाजी पर उतारा है तो ये भी तो सही नहीं है। अप्पा साहब कहते नहीं दास साहब, बात सिर्फ सौदेबाजी की नहीं है, दरअसल उनका असंतोष टिका है जनता के असंतोष पर, जनता में उनकी बिगड़ती इमेज पर। आखिर वोट तो जनता से ही लेने हैं ना। अब इस बीसू वाली बात को ही लीजिए, कितना तनाव है लोगों में, बहुत ज़रूरी है कि उन्हें इस समय संतुष्ट किया जाए। पांडे जी, लेकिन साहब इस बार तो संयोग से मैं वहाँ था, किसी तरह की कोई ढील हुई भी नहीं, तुरंत सारे बयान हुए और मामला डीआईजी के हाथ में सौंप दिया गया। वे खुद रिपोर्ट तैयार करें अप्पा साहब, लेकिन डीआईजी अपनी रिपोर्ट तो थानेदार के लिए हुई बयानों के आधार पे ही करेंगे ना। लोगों की तकलीफ़ ही ये है कि डर के मारे थानेदार के सामने किसी ने कुछ कहा हो नहीं। इतने में रत्ती का प्रवेश होता है। रत्ती कहते हैं कि दत्ता बाबू आए हैं साहब बिठाओ उन्हें। रत्ती का प्रस्थान। अप्पा साहब, मैं तो समझता हूँ दास साहब की इस घटना से हमें भी एक मौका मिल रहा है अपनी इमेज सुधारने का। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, इस बार संतुष्ट हो गए तो आगजनी का घाव भी भर ही जाएगा, और पार्टी के भीतर जो लोग इमेज को लेकर परेशान है ना, उन्हें भी शांत किया जा सकेगा। इस मौके का मुझे क्या लगता है पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमें भी। दास साहब किसी गहरे सोच में उभरते हुए हूँ। अब पार्टी के लोगों को संभालने की कोशिश करिए। मतलब उन्होंने कहा कि आप देखिए उनको, अप्पा साहब ने, बहुत ज़रूरी इस समय कि हम आपसी मतभेद बुलाकर अपनी सारी शक्ति इस चुनाव पर केंद्रित करें। अप्पा साहब, अच्छा तो इस समय मैं चलता हूँ और लोगों से भी मिलना है, इस विषय में मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा। दास साहब उठकर, कल फ़ोन करके समय तय कर लूँगा और मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। दास साहब साथ साथ चलने लगते हैं। अप्पा साहब रोकते हैं, बस। पांडे जी गाड़ी तक छोड़ने के लिए साथ साथ जाते हैं। दास साहब कुछ देर सोचते रहते हैं, फिर फ़ोन उठाकर रत्ती से, दत्ता साहब को भेजो और देखो 5-7 मिनट में ही डीआईजी सेना से मेरी बात करवा देना। दत्ता साहब का प्रवेश होता है। दत्ता बाबू नमस्कार दास साहब। तो दास साहब होते हैं, चेहरे का भाव बदल गया, हल्के फुल्के ढंग से, आइए दत्ता बाबू आइए। पर इस समय कैसे आ गए? दत्ता बाबू सकपकाकर, जी वो आपने याद फरमाया ना पांडे जी, इसीलिए। दास साहब, हाँ भाई हाँ, मैंने ही मिलने के लिए बुलाया था। एक बार समय मांगा था आपने, इंटरव्यू के लिए दे नहीं पाया था, समय के अभाव की बात थी तो अपनी जगह थी, पर मैं चाहता भी नहीं था ऐसा। दत्ता बाबू वो भौचक से, अच्छा जी। दास साहब, उस समय कहने को था ही क्या मेरे पास, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे शासनकाल में ये होगा वो होगा, पर ये गे वाली बात मुझसे बोली नहीं जाती। अरे भाई पहले कुछ कर लो फिर उस पर बात करो, आलोचना करने को कहो खुलकर करो। दत्ता साहब, तो दत्ता बाबू जो होते हैं वो आश्वस्त होकर, तो फिर आप सुविधा से समय दें यहाँ भी। दास साहब, बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू। दत्ता साहब, जी मैं तो सोचता हूँ। दास साहब, अपने दूसरे कर्तव्यों के बारे में सोचें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। दत्ता बाबू, मंत्रियों की इंटरव्यू छापने से कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होती है पत्रकारों की, विशेषकर प्रजातंत्र में। यदि उसे सही ढंग से वो निभा लें तो उनको बताते हैं कि देखिए आप, हम मंत्रियों का इंटरव्यू छापे, उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रजातंत्र को। अगर वो वाला काम आप देख लेते तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दत्ता बाबू, जी ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने। दास साहब, देखिए लोगों ने भरोसा करके कुछ जिम्मेदारियां सौंपी, चाहता हूँ उन्हें पूरा करूँ, लेकिन सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए बुद्धिजीवियों से। दत्ता साहब गदगद भाव से, अरे दास साहब हुक्म दीजिए आप। दास साहब, हुक्म, मेरे हुक्म पर चलकर वजूद रख सकेंगे आप अपना?
दत्ता बाबू सटपिटा जाते हैं। खैर छोड़िए, लेकिन आप लोगों का सहयोग मांगूं इससे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों की परेशानियां जानूं। वो क्षणिक विराम, अब किस तरह का कोई अंकुश तो महसूस नहीं होता, कोई दबाव भी नहीं। दत्ता साहब जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बात के लिए तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। दत्ता साहब भूल जाइए इस भाषा को, अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की। दत्ता साहब बिल्कुल, वो तो है ही। दत्ता साहब कहते खुलकर टिप्पणी कीजिए, हम गलती करें तो खुलकर निंदा की भी। उन्होंने कहा कि अगर हम गलती करते तो खुलकर निंदा भी कीजिए। भाई मैं तो कबीर के दोहे का कायल हूँ, निंदक नियरे राखिए। दत्ता साहब कहते निंदक नियरे राखिए, निंदक हमेशा ज़्यादा हितैषी होता है, लेकिन स्वभाव है आदमी की प्रशंसा ही अच्छी लगती है। तो है उस, खैर उसे कोई परेशानी नहीं है। दत्ता साहब इतने में हिचकिचाते हुए भी कि जी परेशानियां तो है, लेकिन इतने में आप देखिए दत्ता साहब जो होते हैं बेसिकली जो आते हैं दत्ता साहब से, वो अपनी पत्रकारिता के लिए कह रहते हैं, लेकिन कहिए कहिए वो कहते हैं। और देखिए उन्होंने कहा दत्ता साहब कि देखिए दत्ता साहब आप तो जानते ही हैं, मेरा मतलब है कि सही भूमिका निभाने की भी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं, मतलब उनमें अनिवार्यताएं होती हैं। दत्ता साहब जैसे दत्ता बाबू जैसे आप अखबारों की ही बात लीजिए, ये सही है कि अखबारों की भूमिका बहुत अहम होती है, जिसको निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना कि अखबार से हम लोगों की निष्ठा ही नहीं आजीविका भी जुड़ी होती है। ये निष्ठा बनी रहे, इसका काफ़ी उत्तरदायी तो सरकार पर भी तो होता है। तो दत्ता साहब कहते हैं तो आप चाहते हैं कि सारे अखबार सरकारी चलाए जाएँ क्या? तो दत्ता साहब कहते हैं जी नहीं, ऐसा मैं कहाँ कहता हूँ, लेकिन इतना सुविधा तो दे कि वे चलते तो रहे। दत्ता साहब सुविधा? दत्ता बाबू कहते हैं दत्ता साहब आप नहीं जानते कि बिना सरकारी विज्ञापन और कागज़ के कोटे के मसाल, देखिए इनके अपने खुद के दर्द है कि इनका पत्र मसाल वही विज्ञापन पे चल रहा है, और विज्ञापन नहीं मिलता तो ये पेजे घटाने की बात करते, इसलिए इन्हें मिर्च मसाला लगाना इनकी खुद की भी समस्या ही अपना गाते हैं। वो कहते हैं कि मसाल को चलाने के लिए उसके अस्तित्व को बनाए रखने की हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। दत्ता साहब पर मैंने तो कागज़ और विज्ञापनों पर से सारी पाबंदियां हटा दी थी। दत्ता साहब ने कहा कि मैंने तो सारी पाबंदियां हटा दी थी, फिर आपको कोटे क्यों नहीं मिल रहे हैं दत्ता बाबू कहते हैं कि जी बात ये है दत्ता साहब कि बीच के लोग फाइलबाजी और भी बहुत से चक्कर होते हैं। अब आप तो जानते ही हैं ना दत्ता साहब, ओह क्षोभ में पड़ जाते हैं, सोच में, इसलिए चाहता हूँ कि जब भी समय मिले स्वयं लोगों से मिलो, उनकी परेशानियाँ जानूँ। बीच का ये तंत्र ना, फ़ोन का इतने में बजट बजता है। दत्ता साहब फ़ोन उठाते हैं। DIG अच्छा दो, हाँ सीना कहिए, बोलिए सरोहा की क्या रिपोर्ट तैयार हुई? अच्छी तरह छानबीन करके खूब गौर से देख लिया ना सारे मामले को, सारे बयान और प्रमाण इस नतीजे पर पहुँचते हैं ठीक कुछ सोचते हुए। अच्छा देखिए आप इस केस की फ़ाइल रोक कर अभी मेरे पास आइए, और मतलब उन्होंने बोला कि साथ में किसी ऐसे अफसर को लेकर आइए जो गांव वालों को विश्वास जीत सके, उन्हें संतुष्ट कर सके। आप आइए। तो दत्ता साहब सोच में पड़ जाते हैं, उनकी आंखें शून्य में टंग जाती हैं। क्यों दत्ता बाबू, आपका क्या ख्याल है सरोहा वाली इस घटना के बारे में? दत्ता साहब वो विशेषण नाम की किसी नौजवान की हत्या का मामला ना? दत्ता साहब हत्या का मामला, हत्या के प्रमाण मिल गए क्या आपको? दत्ता बाबू जी नहीं, वो वहाँ के लोग। दत्ता साहब वहाँ के लोग नहीं दत्ता साहब, विरोधी पार्टी के लोग इसी समझ के साथ निभाएंगे आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। दत्ता बाबू जी वो हमारे रिपोर्टर। दत्ता साहब सड़क पर बेबुनियाद अफवाह फैलाने वाले एक जिम्मेदार पत्रकार में बहुत अंतर होना चाहिए। उन्होंने कहा एक जिम्मेदार पत्रकार और कोई सड़क पे खड़ा होकर ऐसे हो, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। दत्ता बाबू DIG की रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि लड़के ने आत्महत्या की है, लेकिन विरोधी पार्टी के लोग इस मामले से घटना को हथकंडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा से स्वार्थ के लिए लोगों की शांति और सद्भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ। दत्ता बाबू संकोच से जी बहुत अनुचित है ये तो। दत्ता साहब पर कौन उंगली उठाता है इस अनुचित पर? किसमें रह गया है ये नैतिक बोध? दत्ता बाबू इस जर्जर सामाजिक ढांचे को बदलने के लिए समाज के हर वर्ग का योगदान जरूरी है, अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब यही देखिए हमने घरेलू उद्योग योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, लेकिन इन्हें लोगों तक पहुंचाने, लोगों को इनका महत्व समझाने तथा इनके लिए वातावरण तैयार करने का काम आप लोगों का है। लीजिए ये जिम्मेदारी। दत्ता बाबू जी ये तो फ़र्ज़ है हमारा। दत्ता साहब केवल कहने से नहीं होता है दत्ता बाबू,
मन में बड़ा गहरा लगाव होना चाहिए। गरीब तबके के लिए वो आज है किसमें। नेता इस तबके पीछे बात करता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। आप इसकी खबर छापते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अखबार की बिक्री बढ़ाने के लिए। दत्ता बाबू जी वो सिट पिटा जाते हैं, लेकिन बात तो सही होती है। दास साहब कहते हैं कि पढ़े हैं मैंने आपके अखबार के कुछ अंक, इतना सनसनीखेज और चटपटा होता है गरीबों का दुख, उनकी तकलीफ़। दत्ता बाबू कहते नहीं नहीं जी वो तो। दास साहब कहते नहीं, जो हुआ उसकी सफाई नहीं मैं मांग रहा हूँ मैं, बस इतना याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। हमें स्वतंत्रता ही नहीं जिम्मेदारियाँ भी मिली हैं। कहते हुए दास साहब पास रखी एक फाइल खींच लेते हैं और दत्ता बाबू इसे अपने लिए उठाने का संकेत समझकर उठते हुए। दत्ता बाबू अच्छा जी तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। दास साहब चलेंगे, अच्छा चलिए। दत्ता जाने लगते हैं। दास साहब का व्यस्त स्वर सुनाई देता, वो कागज़ वगैरह की कुछ परेशानियां बता रहे थे, आप रत्ती से बात कर लीजिए। और जैसे हर्ष और कृतज्ञता से गूंज उठा, दत्ता जैसे हर्ष और कृतज्ञता से गूंगा हो गया था। दत्ता बाबू बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने लगते हैं तो दास साहब फिर टोक देते हैं, दास साहब लेकिन आया कीजिए कभी कभी, आपका और हमारा संवाद बना रहना चाहिए। आप दर्पण है हमारे समाज के, कुछ धुंधले अवश्य हैं लेकिन बुरा मत मानिए। तो इनडायरेक्टली देखिए एक तंज भी कस देते हैं कि दर्पण है समाज की, कि पत्रकारिता भी चौथा स्तंभ है समाज के, एक तरीके से आईना। समाज में जितनी भी सामाजिक विसंगतियां हैं उनको उजागर करे, उसका खुद का एक दायित्व है ना। समाज में क्या क्या घटनाएं हैं अगर वो सही सही छापता है तो उससे बहुत ज़्यादा रिएक्शन आता, गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। तो जो सुकुल बाबू जो दास साहब है वो यही कहते हैं कि दत्ता साहब से मिर्च मसाला लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन वो अपना गाते हैं कि हमारे भी मिर्च मसाला लगाने के पीछे का रीज़न है कि हमारा भी खर्चा पानी चलना चाहिए। क्या करूं, अपने को रोक नहीं पाता, बुद्धिजीवियों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करता हूं ना मैं। और उन्होंने फिर क्या किया कि मतलब इतना कहा और सेना और सक्सेना उनको आते दिखाई दिए और वो चले। दत्ता बाबू आश्चर्य से कहते वाह सेना साहब कमाल, अभी फ़ोन पहुंचा और आप अभी दोनों हाजिर हो गए। सिन्हा मुस्कुराकर प्रॉम्प्टनेस दाई नेम इन पुलिस, उन्होंने कहा कि प्रॉम्प्टनेस दाई नेम इज पुलिस। दत्ता बाबू हाँ आज तो आप ज़रूर कह सकते हैं। वैसे इस बार सरोहा वाले मामले में बड़ी मुस्तैदी दिखाई आप लोगों ने, चट तहकीकात और पट रिपोर्ट कर दिया। सीना हमसे ज़्यादा मुस्तैदी तो आपने दिखा दी, हमारी रिपोर्ट तो आई भी नहीं और आपने तो छाप दिया रहस्यात्मक हत्या। इतने में तो फिर सिट पिटा गए। एक तरफ पुलिस खड़े हैं है ना, उनका खुद का जो है करना है सामाजिक सेवा जो है, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब बैठे, एक तरफ पत्रकार महोदय बैठे और तीनों लोगों में आपसी की किसने इसको इतना ज़्यादा सनसनीखेज बनाया पहले। दत्ता बाबू बस बड़ी गलती हो गई इस बार, आपकी रिपोर्ट कब मिलेगी। सेना कल ले लीजिएगा, चेहरा जरा पास लाकर, और जाकर आत्महत्या, उन्होंने कहा कि और जाकर आत्महत्या करिएगा आप। दोनों मुस्कुराते। सक्सेना दोनों की बातें सुनता है, चेहरे पर नासमझी का भाव, पर जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। रत्ती दोनों को भीतर जाने के लिए कहता है। दोनों दास साहब के कमरे में सैल्यूट मारते हैं। फाइल में डूबे हुए दास साहब छड़ांस के लिए आंख उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ के इशारे से बैठने को कहते हैं और अपनी फाइल पूरी करके एक और सरकाते हुए मतलब वो आगे बढ़ते हैं। सीना फाइल सामने पकड़ाते हैं, कहते हैं सर ये फाइल और ये एसपी सक्सेना एक बार फिर से सैल्यूट मारते हैं। दास साहब ऊपर से नीचे तक उसका मुआयना करते हैं। दास साहब फाइल को अपनी तरफ खींचकर क्या कहती है आपकी रिपोर्ट। सीना सर इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। तो उन्होंने कहा सर इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड है। दास साहब कहते हैं कि सारे बयान और प्रमाण इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, किसी तरह का कोई संदेह तो नहीं। सिन्हा कहते हैं नो सर, ये तो बहुत ही सीधा केस है, नो कॉम्प्लिकेशन। दास साहब तब फिर इसको लेकर सरोहा में इतना तनाव क्यों है। गांव में इस तरह की चर्चा है कि पुलिस के डर से पूरे बयान नहीं लिए जा रहे हैं, लोगों ने ऐसा कहा, क्या ये सच है क्या। सिन्हा नो सर बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं। दास साहब पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है, ये पुलिस के लिए भी और मेरे लिए। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है पुलिस के लिए भी और मेरे लिए भी। सिन्हा लेकिन सर ऐसी कोई बात है ही नहीं, सबके बयान है इस फाइल में। आप तो जानते हैं सर, चुनाव के मौके पर इस तरह की बातें फैलाकर विरोधी पार्टी के लोग क्या करते हैं, बिना वजह की जीते या बिना वजह के लोगों को भड़काते हैं। दास साहब तो हमें उन्हें संतुष्ट करना चाहिए ना। सक्सेना को देकर मिस्टर सक्सेना मैं चाहता हूं कि आप सरोहा जाकर एक बार फिर से तहकीकात करें इस मामले की। सिन्हा आश्चर्य परेशानी से फिर से तहकीकात करें, लेकिन सर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है,
बहुत ध्यान और मेहनत से रिपोर्ट तैयार की है सर। मैंने इसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। आप एक बार देखेंगे सर तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। दादा साहब, मुझे किसी तरह का कोई संदेह नहीं है मिस्टर, आपको मेहनत में ना आपकी रिपोर्ट में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मन में इस तरह की भावना का, तो हमें उसे भी। सेना के चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव कि भाई अब फिर से कौन जाएगा उधर खोजबीन करने का, इतने मुश्किल से तो खोजबीन किया। सक्सेना एक बात का ध्यान रखिएगा कि गांव में किसी के साथ किसी तरह की सख्ती ना हो। इस तरह पेश आइएगा कि हिम्मत और हौसला बढ़े लोगों का, वे बिना डर और झिझक के अपनी बातें कहें। सक्सेना बोलते हैं यस सर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे दादा साहब। एक एक शब्द पर जोर देकर हमें विश्वास जीतना है लोगों का, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना आतंक जमाने वाला पुलिस रवैया यही छोड़ कर जाए। सेना, आप चिंता ना करें सर, ही इज़ द राइट पर्सन सर। दादा साहब, ये तो इनका काम बताएगा। सक्सेना, आप निश्चिंत रहिए सर, पूरी कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर पाऊँ। दादा साहब, मुझे नहीं करना है संतुष्ट, आप जाइए और वहाँ की जनता को संतुष्ट करिएगा। इतने में फ़ोन का उनका बजने लगता है और दादा साहब उठाते उधर से रत्ती, आपकी मीटिंग का समय हो रहा है साहब। फ़ोन रखकर सक्सेना से, 14 तारीख को मैं सरोहा जा रहा हूँ, वहाँ कहकर आऊँगा लोगों से। उसके दूसरे दिन से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिएगा। लोगों को किसी तरीके का शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। उठते हैं दोनों, सल्यूट ठोकते हैं। दादा साहब एक कदम आगे बढ़कर फिर पीछे मुड़ते हैं और देखिए, ये तो गांव वाले बड़े सीधे और सरल होते हैं, पर मन में जहर भर दिया है। तो जब जहर भर दिया जाए तो ख़तरनाक भी हो जाते कभी कभी, सावधान रहिएगा। भीतर जाने वाले दरवाजे से चले जाते। सेना, हल्की सी परेशानी, फिर से तहकीकात। सक्सेना, फाइल कल मिल जाएगी। वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, 4 साल तक जेल काट कर आया था ये लड़का, तब से बेकार गांव के लोगों के इसलिए आवारा और उन्होंने बोला कि आवारा भी था और अनडिजायरेबल एलिमेंट समझते थे। बोला जेल जाने से पहले कुछ प्रेम वोम का चक्कर भी था शायद। लौट कर देखा लड़की की शादी हो गई। बेकारी, भुखमरी और प्रेम से निराशा सिनिक हो गया था और बस दोनों कंधे झटक देते। ये वेरी सिंपल केस है। तो सक्सेना कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा सर कि मामले की अच्छे से तहकीकात करूँ। सीना बात कर रिपोर्ट तैयार है सक्सेना, तुम्हें सिर्फ वहाँ के लोगों का विश्वास जीतना है। सक्सेना, चेहरे पर असंतोष और दुविधा का भाव। लेकिन सर यदि, सीना पास आकर अपनेपन से कंधा थपथपाते हुए, हमेशा की तरह चीज़ों को उलझाओ मत सक्सेना, दोस्त की हैसियत से कह रहा हूँ। दास साहब ने बुलाकर काम सौंपा है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। चलो। सीना 2 कदम आगे बढ़ते, परेशानी और असमंजस में डूबा सक्सेना वहीं खड़ा रहता। सीना मुड़कर पीछे देखता है तो सक्सेना एकाएक जैसे सचेत होता है और सीना के पीछे पीछे चल देता है और अंधकार आ जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रहेगा ये उपन्यास। थैंक यू।